गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अध्ययन कर रहे थे 12वीं कक्षा के हिस्ट्री का थर्ड पार्ट है, उसका 10वां लेसन उपनिवेशवाद और देहात, जिसमें ऑलरेडी हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। जिसमें हमने जमींदारों के बारे में कि जमींदारियाँ क्या थी, किस प्रकार से जमींदारियाँ नीलाम हुई और किस तरह से एक नए जोतदार वर्ग उभर कर सामने आया। ये धनी वर्ग किस प्रकार से जमींदारी से ऊपर गया, किसानों से इनके क्या संबंध थे। और दूसरा, राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले पहाड़िया लोगों के बारे में हमने जाना, क्यों ये पहाड़िया लोग समतल मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों से भिन्न थे, क्यों उनसे मिलकर नहीं रहते थे। ये सब चीज़ें हमने देखी। तो यहाँ पर आज हम थर्ड लेक्चर में अध्ययन करेंगे संथाल अगवा बासिंदे। ये संथाल अगवा बासिंदे कौन थे, ये देखिए यहाँ पर। सन 1810 के अंत में बुकानन ने गंजूरिया पहाड़, जो कि राजमहल श्रृंखलाओं का एक भाग था, को पार किया और आगे के चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर वह एक गांव पहुंच गया। वैसे तो यह एक पुराना गांव था और उसके आसपास की ज़मीन खेती करने के लिए अभी अभी साफ की गई थी। वहाँ के भूदृश्य को देखकर उसे पता चला कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की तो काया पलट हो गई। उसने लिखा, गंजूरिया में अभी अभी काफ़ी जुताई की गई है, जिससे पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ कि इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसी विकसित की जा सकती है। यहाँ की ज़मीन अलबत्ता चट्टानी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और बुकानन ने उतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों और कहीं नहीं देखी। पूछने पर उसे पता चला कि वहाँ संथालों ने कृषि क्षेत्र की सीमाएं काफ़ी बढ़ा दी थी। वे इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे और उन्होंने वहाँ रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे के ढालों पर भगा दिया, जंगलों का सफाया किया और फिर वहाँ बस गए। संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुँचे? संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल में महालों में बसने का निमंत्रण दिया। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके स्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे, तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे और अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे, जबकि इसके विपरीत संथाल आदर्श बासिंदे प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वे भूमि की पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। संथालों को ज़मीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक जमीन के काफ़ी बड़े इलाके को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनकी दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। इसके चारों ओर खंभे गाड़कर इसकी परिसीमा निर्धारित की गई और इसे मैदानी इलाके के स्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़िया लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। दामिन ई कोह के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेज़ी से बढ़ी। संथालों के गांवों की संख्या, जो 1838 में 40 थी, तेज़ी से बढ़कर 1851 तक 1473 तक पहुंच गई। इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या, जो केवल 3000 थी, बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो गई। जैसे जैसे खेती विस्तार होता गया, वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व राशि में वृद्धि होती गई। 19वीं शताब्दी के संथाल गीतों और मिथकों में
उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया गया। उसमें कहा गया कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते ही रहते थे। अब यहाँ दामिन की कोह में आकर मानो उनकी इस यात्रा को पूर्ण विराम मिल गया। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने इनका प्रतिरोध किया, पर आखिर में वे इन पहाड़ियों में भीतर की ओर चले गए। उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर आने से रोक दिया गया और ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानी और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया। इससे उनके रहन सहन तथा उनके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वे गरीब हो गए। झूम खेती नई से नई जमीनें खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर थी। अब सर्वाधिक उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई क्योंकि वे अब दामिन का हिस्सा बन गए। इसलिए पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। जब इस क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत संथाल लोगों ने अपनी पहले वाली खाना बदोश जिंदगी छोड़ दी। अब एक जगह बस गए और बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे। किंतु संथालों ने भी जल्द ही ये समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करनी शुरू की थी वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। साहूकार लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा न किए जाने की सूरत में जमीन पर ही कब्जा कर रहे थे और जमींदार लोग दामिन इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। 1850 के दशक तक संथाल लोग ये महसूस करने लगे थे कि उनके अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहाँ उनका अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के अब यहाँ देखिए आगे, जैसा कि इन चित्रों में दिखाया गया है किस प्रकार के जंगल से पहाड़िया लोगों को बंदी बनाया गया और किस तरह से यहाँ पर जो जंगल में लोग रहते थे वो अपनी जीविका उपार्जन करते थे। अब संथालों ने समझ लिया था कि उनके विरुद्ध विद्रोह करने का समय आ गया। 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और वीरभूमि जिलों से लिया गया। औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उससे कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर बुकानन का विवरण देखिए। हम बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी के आधार मान रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्टों को पढ़ते समय हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। उसकी यात्राएं केवल भूदृश्यों के प्यार और अज्ञात की खोज से प्रेरित नहीं थी। वह नक्शा नवीसों, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वालों, कुलियों आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। उसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन प्रत्याशित रूप से इकट्ठा करता था। बुकानन को साफ साफ हिदायत दी जाती थी कि उसे क्या देखना, क्या खोजना और लिखना है। वह जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव में आता तो उसे तत्काल सरकार के एक एजेंट के रूप में ही देखा जाता था। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया तो वह उन प्राकृतिक संसाधनों की खोज में जुट गई जिस पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग कर सकती थी। उसने परिदृश्यों तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की और जानकारी इकट्ठी करने के लिए अपने भूविज्ञानियों, भूगोलवेताओं, वनस्पति विज्ञानियों और चिकित्सकों को भेजा। निसंदेह असाधारण प्रेक्षण शक्ति का धनी बुकानन ऐसा ही एक व्यक्ति था। बुकानन जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसने पत्थरों और चट्टानों और वहाँ की भूमि के भिन्न भिन्न स्तरों तथा परतों को ध्यानपूर्वक देखा। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों तथा खनिजों को खोजने की कोशिश की। उसने लौह खनिज और अभ्रक, ग्रेनाइट, साल्टपीटर से
संबंधित सभी स्थानों का पता लगाया। उसने सावधानीपूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धतियों का निरीक्षण किया। जब बुकानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखता था तो वह अक्सर इतना ही नहीं लिखता था कि उसने क्या देखा है और भूदृश्य कैसा था, बल्कि वह यह भी लिखता था कि उसमें फेरबदल करके उसे अधिक उत्पादक कैसे बनाया जा सकता है, वहाँ कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं और कौन से उगाए जा सकते हैं। और हमें यह भी याद रखना होगा कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि और प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से भिन्न होती थी। इस तरह से क्या आवश्यक है, इस बारे में उसका आकलन कंपनी के वाणिज्यिक सरोकारों से और प्रगति के साथ संबंध में आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से निर्धारित होता था। वह अनिवार्य रूप से वनवासियों की जीवन शैली का आलोचक था और यह महसूस करता था कि वनों को कृषि भूमि में बदलना होगा। अब यहाँ पर देखिए, इस लेसन में उपनिवेशवाद और देहात में हमारा इस बार यहीं तक टॉपिक है।